इस बार का एग्जाम आपके लिए काफी इजी होने जा रहा है। के ऊपर इमेज बनती है, लेकिन जब पीछे खिसक जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास जो आईज है वो एक चीज का सोल्यूशन आपको एनिमेशन के थ्रू दिया है। तो आपको पता है जैसे व्हाइट लाइट टकराती है प्रिज्म के ऊपर तो वो 7 कलर में टूट जाती है। अब वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? सब टेलीस्कोप क्या आता है, उसमें से लाइट रेज आती है, यहाँ पर फोकल पॉइंट में मिलती है, फिर वो डाइवर्स होती है पैरेलल हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, और सिंपली बोले बड़ी लाइट बनी तो रेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड बनी है, इन्वर्टर बनी है, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस इन रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या निकालना है दोनों की। हेलो ग्रेविटी गैंग, आप सबका स्वागत है। GIN पधारो, खुशामदीद, स्वागतम, स्वागत भा। जिस भी कोने से आप हमें देख पा रहे हो, आप सभी का वेलकम है ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी पे। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सैंपल पेपर्स के रिगार्डिंग। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी है। सैंपल पेपर बेसिकली आपको पूरा हिंट देंगे आपके बोर्ड के एग्जाम का, और 100% चांसेस है ऐसे ही क्वेश्चंस के आने के। साथ ही हम समझेंगे किस लेवल के ऊपर क्वेश्चन पुट करेगा बोर्ड इस बार। भाई आपके लिए खुशखबरी क्या है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कैसे इस बार का एग्जाम आपके लिए काफी इजी होने जा रहा है, तो सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। हर बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो बोर्ड एग्जाम आसान है। भाई हमारे साथ आप हो तो हम बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। भाई लेट्स क्रैक इट। बहुत इजीली हम हर चीज के सॉल्यूशन को समझेंगे, ट्रिक्स के साथ, एनिमेशन के साथ, जिससे फिजिक्स आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो हमारे पास थोड़ा सा समझना जरूरी है, थोड़ी सी इसके ऊपर नजर लगा लेते हैं कि जो सेक्शन है उसमें हमारे पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स का। तो भाई MCQ बेस्ड रहेगा, उसी हिसाब से आपने उसका आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का हमारे पास जो सेक्शन बी है उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देखेंगे कितना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेक्शन सी में हमारे पास 3 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन डी में 5 मार्क्स का, और सेक्शन जो ई है उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस को देखने, समझने कि भाई क्या लेवल सेट किया उन्होंने हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, यहां पर ध्यान से पढ़ें, कि इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0। भाई कौन सा ऐसा केस है जब कनकेव मिरर से टकराने वाली रे ऐसे टकराए कि उसका इंसिडेंस 0 हो। भाई समझना जरूरी है, इसके हम सारे केस ही समझ लेते हैं ताकि आपके इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी को कर लो। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक केस हमारे पास क्या होता था कि अगर लाइट किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो वो टकराने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से। तो ये हमारे पास एक केस था। दूसरा हमारे पास केस क्या था कि अगर लाइट पोल पे टकराती है तो उसी एंगल के साथ क्या आएगी? वापिस। ये दूसरा केस था। तीसरा केस हमारे पास क्या था कि अगर लाइट किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टकराती है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। एक केस और हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, मैं इसको थोड़ा सा खिसका रहा हूं ताकि ये डायग्राम में आ जाए। तो मान लीजिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो टकरा के वो जैसे आती है वैसे ही वापिस चली जाती है। आपको पता है किसी भी चीज का अगर हमने एंगल देखना हो तो नॉर्मल हमें कहां से लगाना पड़ता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, जो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है जिस एंगल से साथ इंसिडेंट कर रही है, तो अगर हम नॉर्मल के साथ देखें, नॉर्मल और दोनों वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया? 0। याद रखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। तो इस क्वेश्चन को वो इसके राउंड भी पूछ सकते हैं कि ऐसा भाई बताइए जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, तो उसका भी आंसर हमारे पास क्या होगा? सेम। तो यहां पर अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहां से कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर हमारे पास ऑप्शन सही है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल नहीं है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही ऑप्शन हमने देखा है सही है। चलिए भाई ये देखिए, ये क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। मुझे पता है आपने हमारे सारे लेक्चर्स देखे हैं और मुझे पता है आपको क्वेश्चन जो बहुत आसान लग रहे हैं। पता है, सिंपल है, पता होता है भाई। आगे देखिए हमारे पास यहां पर क्या है भाई, एक प्यारा सा प्रिज्म है, व्हाइट लाइट जाइए फैल गई है। फैलने के उन्होंने क्या बताया कि भाई इस बैंडविड्थ में फैल रही है, ए और बी में। भाई ए कलर है और एक बी कलर है, और यहां पर ऑप्शंस दिए हैं कि हमारे पास जो ए और बी है, ए का कलर क्या होगा? ब्लू होगा, बी का रेड होगा, ए का ग्रीन होगा, येलो होगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक एनिमेशन समझते हैं। आपको पता है जैसे व्हाइट लाइट टकराती है प्रिज्म के ऊपर तो वो 7 कलर में टूट जाती है। अब वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो कलर होता है वो कौन सा होता है? सबसे नीचे आता है जो, वो आता है हमारे पास वॉयलेट कलर, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ऊपर कलर आता है ये हमारे पास कौन सा कलर होता है? यहां पर रेड कलर।
तो यही दो कलर होते हैं। और इसका कारण क्या था कि जो वॉयलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो ज्यादा बार ऊपर नीचे जाता है, तो ज्यादा बार इसके पार्टिकल्स के साथ टकराएगा, तो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, तो वो हमारे पास किधर चला जाएगा, थोड़ा बैंडो के नीचे। जबकि रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कम बार टकराएगा, तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो थोड़ा ऊपर ही बैंड रहेगा। तो याद रखिए यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सट्रीम कलर कौन से हैं, तो एक एक्सट्रीम कलर वॉयलेट है और एक एक्सट्रीम कलर रेड है, और बीच में हमारे पास मीन कलर कौन सा है इनका, येलो। या साथ ही साथ आप एक और चीज याद रखिएगा कि यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉयलेट ज्यादा बैंड क्यों करता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, काफी ज्यादा। और याद रखिएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा, वो भी बैंड भी क्या होगा हमारे पास, ज्यादा। तो ऐसे याद रख लिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी बैंडिंग के, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो भाई। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो यहां पर हम इसका ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जल्दी आपको पता है हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, जिसमें हमारे पास जो ए है वो क्या होगा, रेड। तो भाई देखिए ए कहां पर रेड है, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करिए कि सबसे पहले ए हमारे पास रेड है, तो वो ब्लू वाला नहीं हो सकता, ग्रीन वाला नहीं हो सकता, वॉयलेट वाला नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। और याद रखिएगा ये जो आपका है, ये सैंपल पेपर कौन सा है, ये है आपके पास 2024 2025 जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है, और उसका हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन डील कर रहे हैं फिजिक्स के। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, असर्शन एंड रीजन। तो यही जो चेंज था आपके क्वेश्चन पेपर में आया है, मेन जो सैंपल पेपर है, कि इस बार 4 असर्शन रीजन डाले गए हैं, और बेसिकली इसमें एक असर्शन दी होती है, एक केस दिया होता है, उसको आपने समझना होता है, उसका एक कारण दिया होता है। हो सकता है कि हमारे पास वो उसका कारण हो सकता है वो उसका कारण नहीं हो, लेकिन यहां पर लिखा रहता है। पहले आपने देखना कि दोनों में से कौन सही है, क्या दोनों सही है, कोई एक सही है। अगर दोनों सही है तो क्या ये उसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यार सारा आपने चेक करना है। सबसे पहले यहां पर उन्होंने क्या बताया हमारे पास कि एक कन्वेक्स मिरर है जो ऑलवेज फॉर्म करता है एक इमेज जो उसके बिहाइंड बनेगी, उसके पीछे बनेगी। तो जो इमेज है वो साथ में वर्चुअल बनती है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या बता रहे हैं। ये हमारे पास मिरर है कौन सा, हमारे पास मिरर है यहां पर कन्वेक्स मिरर। तो ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, उसकी इमेज बनती है। तो लेट्स से मान लीजिए ये है, और यहां पर पैरेलली लाइन आई, तो लाइन आई तो टकराने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएंगी। तो आपको पता ही है, तो जाकर यहां पर हमारे पास डाइवर्स हो गई हैं, तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज कैसे बनती थी, हम क्या करते थे, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते थे, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि ये तो हमें पता चल रहा है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज हमेशा क्या बनती है, इसके बिहाइंड बनती है। एकदम ट्रू है, एकदम ट्रू है। और वो हमारे पास वर्चुअल बनती है, ये भी ट्रू है, क्योंकि एक्चुअल मीट से नहीं बनी, हमें क्या करना पड़ा, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ा। तो असर्शन तो भाई इसका एकदम सही है। रीजन में क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होती है। आपको पता है ये पोल है, और हमें पता है जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में आने वाले डिस्टेंस सभी पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप देखें लाइट जा रही है लेफ्ट से किधर, राइट, तो जो हमारे पास फोकस है वो किधर आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, और साथ में पोल से आपके पास किधर आ रहा है, ये किस तरफ, राइट की तरफ। तो आपको पता है ये क्या होता है, पॉजिटिव। आपने पढ़ा था कि जितने भी डिस्टेंस हमारे पास क्या होंगे, राइट की तरफ उसको पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट की तरफ को नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन आपने यूज की। तो यहां पर हमारे पास रीजन भी सही है भाई, एकदम सही है, लेकिन यहां पर उसके वर्चुअल इमेज बनने का कारण है उसकी डाइवर्जन जो इंसिडेंट करने के बाद होती है, और फिर हम उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तो इसीलिए उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। बट ये उसका बिल्कुल भी कारण नहीं है कि भाई फोकस उसका, हमारे पास जो फोकल लेंथ है उसकी वो हमेशा पॉजिटिव है। दिस इज नॉट द कॉज। असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट एक्चुअल में जो उसका कारण है वो क्या है, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलाना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन असर्शन रीजन का। आगे चलते हैं हमारे पास भाई, यहां पर जो क्वेश्चन था एक मार्क्स से क्वेश्चन खत्म हो गए, और ये सारा सेक्शन ए का मटेरियल था। अब आ चुके हैं हम सेक्शन बी में, सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025, और मार्क्स कितने हमारे पास, 2 के लिए। क्वेश्चन में उन्होंने देखिए हमारे पास क्या बोला है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमें दिख रहा है कि हमारे पास एनालाइज करिए, क्या एनालाइज करना है, फिगर को, ठीक है भाई। तो पहले ऐसा करें, हम फिगर देख लें। फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि भाई एक यहां पर एक थिक लाइन है, यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी यहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट का साइज कुछ इतना है, तो इमेज क्या बन रही है, काफी बड़ी बन रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विजिबल करूं,
तो यहाँ पर क्या है, ये थिक लाइन है, यहाँ पर हमारे पास क्या रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है उसकी इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ी क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, लार्ज बन रही है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में अगर रे बेंड ना हो तो वो तो ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, बट यहाँ पर ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है और अंदर की तरफ बेंड हो रही है। तो कैसे बेंड हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, क्योंकि डाइवर्ज होती तो इसका एक्चुअल पाथ ही है तो ये कुछ ऊपर की तरफ जाती, बट ये नीचे की तरफ जा रही है तो कन्वर्ज हो रही है। तो ये तो हमने भाई फिगर को ऑब्जर्व कर लिया। आओ अब इसके क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। भाई क्या क्वेश्चन पूछोगे आप, ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी के स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन पूछ लोगे? ग्रेविटी गैंग है वो, फिजिक्स से प्यार करते हैं, जितने मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन ले आओ। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, अभी भाई हमने पढ़ा है, कौन सा लेंस है ये, क्या कर रहा है ये हमारे पास, कन्वर्ज कर रहा है, तो कौन सा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस। तो पहले का आंसर है कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, सबसे पहले बड़ी बनी है तो हमारे पास क्या आ गया, एनलार्ज्ड। ऊपर की तरफ बनी है, खड़ी हुई बनी है, तो अब हमने क्या बोला है, इरेक्ट, ठीक है। बैकवर्ड एक्सटेंड करने से बनी है तो हमारे पास क्या है, वर्चुअल। हमने इसके बारे में बात की थी अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में कि जो खड़ी रहेगी वो इरेक्ट होगी, जो नीचे हो जाएगी वो इन्वर्टेड होगी, जो बड़ी होगी वो मैग्नीफाइड होगी, जो छोटी होगी वो डिमिनिश्ड होगी, जो एक्चुअल हमारे पास मीट से बनेगी वो रियल होगी, और जो बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलानी पड़ेगी वो हमारे पास क्या होगी, वर्चुअल। उसके बाद उन्होंने बोला इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, चलिए उन्होंने बोल लिया कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यहाँ पर जो इमेज बनी है इसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, बहुत सही है भाई। एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज जो बड़ी है ये ऑब्जेक्ट है, तो जितना इसका साइज मान लीजिए x है तो इसकी हमारे पास क्या होगी, 2x। सिंपल सी बात बोले, मैग्निफिकेशन कितनी है यहाँ पर, 2 गुना दी गई है। तो उन्होंने बोला कि देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, भाई कहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा, बड़ा सिंपल, आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन में u, और यहां पर मैग्निफिकेशन उन्होंने दी है 2, तो यहां पर साथ ही साथ उन्होंने बता दिया है कि जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है वो 30, तो लेफ्ट की तरफ है तो माइनस में आएगा, तो u हमने निकालना क्या है भाई, u, तो u हमारे पास आ गया -30 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -15 सेंटीमीटर। तो ये है इसका आंसर, -15 सेंटीमीटर। भाई क्या सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन बी का, 2 मार्क्स के लिए, कि अटेम्प्ट एदर ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है भाई, आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम यहां पर आपको दोनों एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला भाई इलेक्ट्रिक सर्किट है, बहुत सही है, हमें दिख रहा है। इन अ क्लोथ्स ड्रायर कंटेन 2 हाई, भाई कपड़ों को सुखाने वाला जो हीटर होता है उसमें कुछ बात चल रही है। हीटर हमारे पास यहां पर क्या है, एक ही रेजिस्टेंस एक्स है, एक ही रेजिस्टेंस वाई है, बहुत सही है। दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के रास्ते अलग अलग होंगे करंट के जाने के, आपको पता है, बहुत सही है। द अबव फिगर शो दैट द सर्किट कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, तो हमारे पास जो बैटरी है जो इसको पावर देगी, जो इसके अंदर हमारे पास करंट भेज रही है, वो कितने वोल्ट की है, 230 वोल्ट की है, बहुत सही, बहुत सही। When both switches are closed, जब स्विच को हम क्लोज कर देंगे, रास्ता दे देंगे करंट को, तो करंट चलना शुरू हो जाएगा, भाई करंट चल रहा होगा, ठीक है। द करंट इज 3.5 एम्पियर, जो करंट चल रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास समथिंग 3.5 एम्पियर, ओके, बहुत सही है। एनालाइज द सर्किट गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन द हीटर एक्स। हमारे पास जो हीटर एक्स है उसमें कितनी पावर बनेगी वो हमें देखना जरूरी है। सबसे पहले यहां पर देखिए एक्स मेरे पास यहां पर आ रहा है, ठीक है, यहां पर एक्स आ रहा है और उसमें जो करंट है वो भी हमें दे दिया है 3.5 एम्पियर और क्लोज कर दिया, तो भाई क्लोज की आ गई, ठीक है। उन्होंने बोला पावर निकालनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा पावर का, यहां पर वोल्टेज इंटू करंट, और वोल्टेज का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 230 और करंट की वैल्यू है विच इज समथिंग अबाउट 3.5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर निकलेगी वो निकलेगी 230 मल्टीप्लाई बाय 3.5 विच इज 0 5 10 11, तो यहां पर आ गया 0 3 9 3 2 6, तो यहां पर आ गया 0 5 0 6 1 7 8, तो यहां पर आ गया हमारे पास समथिंग 805 वोल्ट। तो ये आ गई मेरे पास यहां पर पावर, ठीक है सर। पावर हमने निकाल लिया तो पहला पावर तो हमारे पास निकल गया। इफ रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, तो हमारे पास जो एक्स की रेजिस्टेंस, यहां पर देखिए वर्ड प्ले है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से सुनना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, तो ये मत समझना कि वो ये बोल रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, इसका मतलब ये मत समझना कि एक्स को डबल बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है एक्स की वो क्या है, वो वाई का डबल है। तो हमारे पास जो एक्स की रेजिस्टेंस है आर एक्स वो बराबर आ गई 2 ऑफ आर वाई। तो अगर मैंने आर वाई निकालनी होगी तो आर वाई मेरे पास किसके बराबर होगी,
आर एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब बात है हमारे पास क्या करने की, कैलकुलेट द करंट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर करंट भी निकालना आई। तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, वोल्टेज तो मेरे पास है, रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस मुझे आर वाई की निकालनी पड़ेगी, उसके पहले मुझे बात करने की पड़ेगी आर एक्स के साथ। ठीक है भाई, तो आर एक्स की वोल्टेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, आर एक्स की वोल्टेज के लिए यहां पर करंट मेरे पास है, करंट मेरे पास है कितना 3.5 एम्पियर, वोल्टेज मेरे पास है कितनी 230 वोल्ट। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई हमारे पास आर किसके बराबर आ गया, वोल्टेज ओवर करंट। तो यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 230 एंड डिवाइडेड बाय यहां पर कितना 3.5। इसको मैं अगर करूं सोल्व तो यहां पर क्या आ गया 230 35, इसका डेसिमल ओपन कर लो तो 10। तो ये आ गया हमारे पास 2 के साथ और ये चला गया हमारे पास 7 के साथ। तो ये चला गया 1 के साथ, ये चला गया हमारे पास 7 3 का 21 पॉइंट। यहां पर हमारे पास कितना आ गया 20, तो 2 के साथ गया और पॉइंट हमारे पास कितना आ गया यहां पर 1460। तो ये चला गया 8 के साथ। तो 32.8 मल्टीप्लाई अगर 2 करोगे तो 2 8 का हमारे पास कितना आ गया 16, 2 2 का 4 1 5, तो 2 3 का हमारे पास कितना आ गया 6। तो 65.6 हमारे पास क्या आई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आई है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 65.6। तो यहाँ पर अगर अब मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यू निकाल सकता हूं इजीली किसकी, आर वाई की। तो आर वाई की जो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, आर एक्स जिसकी वैल्यू है मेरे पास 65.6। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 2 के साथ। भाई क्या सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं आपको, मजे आ जाएंगे इस बार तो भाई, टॉप करना है हमने। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। और याद रखिएगा ऐसे सॉल्यूशंस जब हम आपको देते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा होती रहेगी। और याद रखिएगा जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर मैराथन भी स्टार्ट हो रही है इसके रिगार्डिंग, और क्विक रिवीजन सीरीज ऑलरेडी पड़ी है। आप क्विकली रिवाइज करना चाहते हो, सीरीज को देखो, सारे टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे। और डीपली के लिए हमारे पास मैराथन स्टार्ट हो रही है आपकी मंडे से। तो बेसिकली यहां पर हम चैप्टर्स की बात करेंगे, डीपली क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही साथ हम मोर ओवर बातें ज्यादा करेंगे आपके साथ। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 65.6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कट करेंगे तो 6 हमारे पास 2 3 का 6, यहां पर क्या आ गया 32 पॉइंट हमारे पास 6, तो 32.8 ये हमारे पास यहां पर क्या आ गई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर वाई। बस अब यहां पर मेरे पास आर वाई निकल गया। मैंने क्या निकालना है यहां पर, करंट निकालना है ना। तो हमारे पास वोल्टेज होती है आई इंटू आर, तो करंट हो गया हमारे पास वोल्टेज अपॉन आर। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज अपॉन आर, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 230 और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 32.8 सर आएगा, वो आएगा समथिंग 6.999 जो हमारे पास होता है अप्रोक्स की तरह 7 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसी का जो हमारे पास और वाला पार्ट है वो भी हम देखते हैं। यहां पर और वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है अब फिगर आपके पास एक ऊपर फिगर दी गई है भाई, फिगर के क्वेश्चंस आए हैं और फिगर देख के आपने डरना नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, आपने बस इसको फील करना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपने समझा हुआ है कि अब फिगर में मुझे ना 2 रेजिस्टर शो हो रहे हैं, एक रेजिस्टर है एक्स और एक रेजिस्टर है बाय। भाई एक्स और बाय, एक्स और बाय, एक्स और बाय। तो यहां पर हमारे पास एक एक्स रजिस्टर है, एक बाय रजिस्टर है। आप देख रहे हो दोनों को करंट के जाने का रास्ता एक है, तो भाई सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों के जो हमारे पास पाइपलाइंस आती हैं वैसे होता है। जो पावर डिसिपेट है कंबाइनेशन की वो P1 है, और जब रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल होती है तो भाई P1 जो हमारे पास पावर है वो जाएगी जब सीरीज होगी, और P2 हमारे पास पावर है जब हमारे पास क्या होगा पैरेलल। और इन्होंने क्या बोला है, आपने क्या निकालना है, दोनों की रेशियो निकालनी कि भाई P1 डिवाइडेड बाय P2 क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहां पर देखें तो सीरीज में हमें पता है कि रेजिस्टेंस जुड़ जाती है, तो R प्लस 2R कितना आ गया 3R। तो हमारे पास सीरीज में जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट केस के लिए मैं से लिख लेता हूं फर्स्ट केस। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आ गई 3R। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर ओवर R, क्योंकि यहाँ पर वो यूज होगा। तो P1 में लिख लेता हूं, तो ये आ गया हमारे पास 3R। P2 हमारे पास क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल में हमारे पास मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ पैरेलल के लिए। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है 1 ओवर R, R और 2R है ना, 1 ओवर R प्लस 1 ओवर 2R। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए 2R का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या चला गया इधर, तो 2R यहाँ पर आ गया R, तो ये आ गया हमारे पास समथिंग 3R डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर R। 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो R2 अगर मैं उल्टा के करूंगा तो ये आ जाएगा 2R/3, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली आपको वैल्यू R2 की चाहिए तो आपने उसको उल्टा दिया। तो P2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास कितना आ गया V स्क्वायर ओवर 2R/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर सकते हो। तो अब आपने जस्ट क्या करना, दोनों की रेशियो कर देनी है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगेन।
तो P1/P2 ये आ गया b स्क्वायर ओवर 3r और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 3b स्क्वायर ओवर 2r। इसको उल्टाएंगे तो ये कुछ बन जाएगा v स्क्वायर ओवर 3r मल्टीप्लाई बाय 2r और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास कितना आ गया 3b का स्क्वायर। तो b के स्क्वायर के साथ b स्क्वायर कैंसिल, r के साथ r कैंसिल, तो ये आ गया 2/9। तो कितनी रेशियो में आई है 2/9 रेशियो में, मतलब पावर पहले केस में 2 है और दूसरे केस में हमारे पास कितनी है 9 है। कुछ ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगेन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो सीरीज है हमने वो क्यों रीजन की हुई है, जिसमें हमने सारे फॉर्मूलेस डिस्कस किए हैं भाई। आगे चलते हैं सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मायोपिया के ऊपर, या सिंपली बोले आइज डिफेक्ट के ऊपर। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन द टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस इन अ पर्सन। आपको यहां पर क्या दिख रहा है भाई, एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, मायोपिया छोटा वर्ड है, हाइपरमेट्रोपी हमारे पास बड़ा वर्ड है। तो जिस हिसाब से वर्ड होगा हम उसी हिसाब से देख सकेंगे। मायोपिया छोटा वर्ड है तो कोई पास का देख पाएंगे, दूर का नहीं देख पाएंगे। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है तो दूर का देख पाएंगे, पास का नहीं देख पाएंगे। समझ आई? तो डिफरेंस क्या है, मायोपिया में हम दूर का नहीं देख सकते, फार अवे हम नहीं देख सकते, बट नियर का हम क्लियरली देख सकते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है कि भाई नियर का हम नहीं देख सकते, लेकिन फार का हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। आगे उन्होंने बोला जो डायग्राम बिलो शो अ स्पेशल केस ऑफ द आई डिफेक्ट। हमारे पास कुछ इसके डिफेक्ट बताएं, आपने इसका आंसर देना है। सबसे पहले व्हाट इज द डिफेक्ट। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सेक्शन में आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन उसी वेटेज में आए, मतलब क्वेश्चन उसी वेटेज में आएगा। जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का है तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा ही 3 मार्क्स का, वो ऐसा भी कर सकते हैं 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, या ये 1 मार्क्स का, ये हाफ 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 ऐसे करके कर सकते हैं, स्प्लिट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास उन्होंने बोला व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर। सबसे पहले कौन सा डिफेक्ट है, इसके पहले एक एनिमेशन हो जाए। यहां पर आपको पता है कि नॉर्मली रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, लेकिन जब पीछे खिसक जाए तो आप देख सकते हो यहां पर मेरे पास जो आईज है वो स्ट्रेच हो गई है। नॉर्मल आपकी इसकी स्टेज अगर देखें तो नॉर्मल स्टेज इसकी ये थी, कुछ ऐसी थी, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास ये चीज इस आई बॉल के पीछे गई है तो आई बॉल क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया है। उसका जो हमारे पास क्या है यहां पर आई लेंस है वो छोटा हो गया, कर्वेचर उसका कम हो गया, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो यहां पर क्या हो गया, इंक्रीज, और आई बॉल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो यहां पर आपको देखने में क्या मिल रहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास आई बॉल छोटा हो गया, कर्वेचर का लेंथ छोटा हो गया, और फोकल लेंथ उसकी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर। कौन सा डिफेक्ट है भाई, आपने खुद देखा थोड़ा बाहर जाके मिल रहा है आई बॉल से, तो ये है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। यहां पर हुआ क्या, स्टेट 1 कोस क्या है। अब देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं आई बॉल छोटा हो गया, आप ये भी बोल सकते हैं जो हमारे पास कर्वेचर है वो छोटा हो गया, आप ये भी बोल सकते हैं फोकल लेंथ बड़ी होगी। तो आपको जो अच्छा लगता है वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। वो आप इसका हमारे पास क्या लिख सकते हो, कॉज लिख सकते हो। एक्सप्लेन विद द रीजन इफ अ कनकेव लेंस कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द इफेक्ट। क्या यूज होगा, बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि वो दूर जाके मिल रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, पास वाला चाहिए कि जो इसको पास ही मिला दे। तो पास मिलाने के लिए मुझे ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा कन्वेक्स चाहिए, ठीक है। तो अगर ज्यादा कन्वेक्स यूज करूंगा तो यहां पर क्या होगा कि वो इसको पहले मिला देगा। लेकिन अगर मैं ये यूज कर लूं तो ये क्या करेगा, उसको और ज्यादा डाइवर्स कर देगा, जिससे वो और ज्यादा दूर जाके मिलेगी। तो इससे हमारा डिफेक्ट सही नहीं होगा। तो भाई कनकेव तो हम यूज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर ऑफ। अच्छा यहां पर हमारे पास सेक्शन, हमारे पास कौन से सेक्शन में हम अभी, यहां पर हमारे पास सी सेक्शन में, सी सेक्शन का एक और क्वेश्चन है 3 मार्क्स पे। क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर, भाई जो रुकावट होती है करंट के रास्ते में, और जो वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, यूज द मैथमेटिकल सिंबल टू अराइव एट द फाइनल फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला आपने बनाना है, आपको साइंटिस्ट बना रहे हैं ये, तो आपने उसका फॉर्मूला डिराइव करना बहुत सिंपल है, और यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए यहां पर मेरे पास क्या एक वायर है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो यहां पर आपको पता है कि जितनी ज्यादा मैं इसकी लेंथ कर दूंगा तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए क्या लगेगा, टाइम, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और जितना ही ज्यादा एरिया मैं इसका बड़ा कर दूंगा, आपने समझा था कंसेप्ट में, तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही इजिली कट वगैरह मार के निकल सकता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस कम होगी, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस हमारे पास उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है जितनी ज्यादा लेंथ होगी, और उतनी ही कम हो रही है जितना ज्यादा एरिया हो गया। तो भाई डायरेक्ट रिलेशन है यहां पर हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। दोनों को कंबाइन करोगे तो आर बढ़ जाएगा हमारे पास एल ओवर ए, हटाते तो हमारे
हमारे पास कांस्टेंट आता था जो हमें बताता था कि ये क्या रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, देखो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, एक कंडक्टर में रुकावट जिसकी लेंथ L है और एरिया A है। अब ये कितना भी हो सकता है, ये लेंथ कितनी भी बड़ी हो सकती है, एरिया कितना भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक कर दें कि भाई रेजिस्टेंस को भी हमने किस में मापना है, इसमें, कि हमारे पास अगर मान लीजिए इसकी जो लेंथ है मैंने उसको स्पेसिफिक कर दिया भाई 1 सेंटीमीटर रहे, और जो एरिया है वो मैं मान लूं कितना कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतने स्पेसिफिक जो मैंने कंडीशन लगा दी है कि मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें जो रुकावट लगेगी उस रुकावट का नाम क्या होगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑल्सो रेजिस्टेंस, बट वो सारे कंडक्टर में देखने की बजाय हम उस कंडक्टर का कुछ जगह, कुछ हमारे पास सरफेस स्पेसिफिक कर देते हैं, जैसे हमने यहां पर किया है वन लेंथ, हमारे पास लेंथ 1 सेंटीमीटर और हमारे पास जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कैसे पता चला कि हमने इतना करना है, क्योंकि भाई हमने इसको इसके बराबर करना, तो उसके लिए मुझे इसको 1 और क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो ये कुछ रिलेशन है हमारे पास। तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास इसकी लेंथ कितनी है 100, ठीक है, और इसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 100 इंटू रेजिस्टिविटी। ठीक है, बड़ा सिंपल चीज है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मोना। तो सबसे पहले मोना को हमने कंसीडर कर लिया। मोना एक प्यारी गर्ल है जो लेक्चर डेली ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी के अटेंड करती है और ये सबसे पहले वेट कर रही है मैराथन की, तो मोना काफी इंटेलिजेंट है। तो मोना हमारे पास क्या कर रही है, एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसके बीच में उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को पकड़ के रखा है और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जो आप देख पा रहे हो यहां पर डायग्राम में कि एक वायर है उसमें क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। तो शी ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया है कि जब वो कंपास को मूव्ड अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, जब भी इसको वो इससे दूर लेके जा रही है तो जो डिफ्लेक्शन है कंपास की वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो बेसिकली केस यहां पर हमारे पास क्या है, जो मैं आपको यहां पर डायग्रामेटिकली बताता हूं। डायग्रामेटिकली केस कुछ ये है कि ये वायर है, इसमें करंट चल रहा है आई, ठीक है, यहां पर आई, यहां पर, ठीक है। तो ये जो मोना है इन्होंने क्या किया है, कंपास को थोड़ी दूर लेके गए, तो इन्होंने देखा कि जो नीडल है वो हमारे पास क्या हो गई है, डिफ्लेक्ट कम हो गई है। तो मोना जी हो गए हैं परेशान कि भाई नीडल की डिफ्लेक्शन क्यों हो गई है, बट हम उनको उसका कारण बताएंगे कि क्या कारण था डिफ्लेक्शन के रुकने का। मोना जी आपको आंसर मिल जाएगा, क्या कारण था उस चीज का। एक्सप्लेन वाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास रिड्यूस एज मोना मूव, भाई क्या हो गया है ऐसा मोना की कंपास के साथ जो उसकी डिफ्लेक्शन कम हो गई है। मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज इन द सर्किट ऑफ वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, भाई किस चीज को हम चेंज कर दे तो उसकी हमारे पास डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन विद द रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर ऑफ फॉर द केस डिस्क्राइब बाय द अबव फिगर। जो आपको ऊपर देख के समझ आ रहा है उसके हिसाब से अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है और बतानी है हम कैसे देख सकते हैं। उसके पहले कुछ एनिमेशन समझ लो। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे पास वायर है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है उसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सिंपली बोले हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, और सिंपली बोले बड़ी लेग से छोटी लेग हमारे पास करंट जाता है। तो जब करंट चलता है तो उसके अराउंड क्या बनता है, हमारे पास कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, और जितना ज्यादा करंट हम पास करवाएंगे उतने ही ज्यादा बड़े कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब बेसिकली ये जो सर्कल है आपने देखा था ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या समझ आ रहा है, जब भी वायर में से करंट पास होता है तो उसके कारण उसके इर्द गिर्द एक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जितना करंट पास करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। साथ ही साथ यहां पर एक चीज देखें, यहां पर ना हमारे पास क्या हो रहा है, एक वायर में करंट चल रहा है और हम उसको हाथ से पकड़ रहे हैं, राइट हैंड से पकड़ रहे हैं। तो बेसिकली राइट हैंड से पकड़ रहे हैं तो उसका नाम क्या पड़ा था, राइट हैंड थंब रूल। और इसमें क्या देखते हैं भाई, जिधर करंट की डायरेक्शन उधर अपना थंब रख दो तो इसका कर्ल हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर करंट ऊपर है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज बना है तो क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल था और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा था, नॉर्थ पोल। तो ये तो हमें समझ आ गया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ इसके पास में, रुकिए मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ इसके पास में तो इफेक्ट काफी ज्यादा है, इससे दूर जाऊंगा तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करनी है। अब क्वेश्चन के ऊपर वापिस आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस एज मोना मूव्ड अवे। बड़े सिंपल सा कारण है, क्योंकि जैसे मोना दूर गई तो सबसे पहले यहां पर देखिए जो हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, करंट बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास इफेक्ट होगा।
तो जैसे मोना जी दूर जाएंगे तो आपको पता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपने अभी पीछे देखी है उससे दूर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर जाएंगी तो आपको पता है ये जो कंपास है ये तभी डिफ्लेक्ट करती है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इफेक्ट हो। तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, जैसे मोना यहां से क्या जाएगी दूर तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो पहले का कारण क्या है कि जब हमारे पास हम दूर जाते हैं, सिंपली बात बोले डिस्टेंस हमारे पास बढ़ाते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इन दोनों में हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। बात करें मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड बी इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। पहले यहां पर डिफ्लेक्शन क्यों आई थी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना था, क्योंकि इसके बीच में करंट चल रहा था। तो अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो खुद ब खुद हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना क्या हो जाएगा शुरू। तो भाई करंट को चेंज कर दो। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लेन विद द रीजन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई करंट किधर जा रहा है, यहां पर आपको बताया मैंने बड़ी लेग है और यहां पर छोटी लेग है, तो यहां पर करंट जा रहा है कुछ ऐसे, यहां पर हमारे पास करंट जा रहा है कुछ ऐसे, यहां पर जा रहा है ऐसे आई, फिर हमारे पास आई, फिर आई। अगर हम बात करें यहां पर तो करंट चल रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हम अगर ऊपर जा रहा है तो यहां पर देखिए इसका कुछ ऐसे बन रहा है, इधर हमारे पास क्या बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, इधर साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। इधर से हमारे पास क्या आ रहा होगा वो नीचे, इधर हमारे पास क्या बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं सोल्व। भाई मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका अगेन फिगर का, सेक्शन डी पे हम पहुंच गया। 5 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं और ये उतने ही सिंपल होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बस डायग्राम को देख के आप लोटपट मत हो जाना, भाई लोटपोट हो गए तो काम खराब है। और अगर आपने दिमाग में पेशेंस रखी, अपने शरीर में पेशेंस रखी, दिमाग को फोकस रखा तो हर क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। फिगर में जो हमारे पास यहां पर है, ठीक है। अच्छा फिगर को पंजाबी में क्या बोलते हैं पता है, फिगर को पंजाबी में बोलते हैं नमूना। तो यहां पर हम नमूना देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भाई हम एक नमूना देख रहे हैं, बहुत सही। तो नमूना देख रहे हैं, यहां पर नमूने में उन्होंने क्या बोला है, द अबव सर्किट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। भाई सर्किट आपके सामने दिया गया, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, जो इसको धक्का देगी इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, सर्किट में करंट को चलने के लिए। वो कितनी है 12 वोल्ट की, बहुत सही है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है R1 जिसमें करंट जा रहा है प्यारा सा 2 एम्पेयर। यहां पर रेजिस्टेंस है R2, यहां पर हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 4 ओहम और इसमें करंट जा रहा है 1.5 एम्पेयर। यहां पर हमारे पास करंट जा रहा है 2 एम्पेयर, यहां पर करंट जा रहा है 2 रेजिस्टेंस है 2 ओहम की। तो यहां पर देखिए करंट 2 एम्पेयर का आया, 2 एम्पेयर का गया। तो यहां पर तो 0.5 है, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि याद रखिएगा कि करंट के सामने ऐसा रास्ता होता है तो इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर करंट यहां पर आ रहा है आई, तो जब उसको रास्ते डिवाइडेड होते हुए मिलते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा करंट डिवाइड, सेम चीज यहां पर कुछ होगी। तो अगर यहां पर मेरे पास क्या है कि वो पॉइंट कितने का है 1.5 का, अगर इधर चला गया तो 0.5 का किधर जाएगा इधर। तो ये चीज हमने एक निकाल ली, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2। सबसे पहले जो R2 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल V निकालना। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें करंट चाहिए होता है, करंट हमारे पास है, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए R2। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई तो हम दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या निकल जाएगा आंसर। पहले आप देखिए कैसे सोल्व करोगे भाई, इसको एनालाइज कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, लेकिन उतना ही ज्यादा ये क्या है हमारे पास आसान। तो यहां पर एक चीज देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। सबसे पहली चीज है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, यहां पर अगर हम एक चीज देखें, यहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, यहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके अक्रॉस देखें तो भाई इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है इस पोर्शन के ऊपर। तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 4 × 1.5 विच इज इक्वल टू 6.0। तो यहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल वोल्ट है वो कितना है 6। आप एक चीज याद रखिएगा, लाइन RSSI, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज सेम करंट। तो अगर सीरीज में है, ऐसे ऐसे हमारे पास कनेक्टेड है, उसमें जो करंट है वो सेम रहेगा। लेकिन यही अगर पैरेलल में कनेक्ट है हमारे पास कुछ ऐसे, तो इसमें करंट की बजाय कौन सेम रहेगा, इसमें हमारे पास वोल्टेज क्या रहेगी उसकी सेम। तो नॉर्मल सी बात है, पैरेलल है तो उसके हमारे पास सामने की वोल्टेज सेम रहेगी, मतलब आमने सामने की वोल्टेज क्या रहेगी सेम। तो अगर यहां पर इसकी वोल्टेज 6 आई है तो इसकी वोल्टेज भी कितनी होगी 6। तो ठीक है, पहला हमें आंसर मिल गया। पहले का आंसर है कि भाई इसका है 6 वोल्ट। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, अब R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब तो और आसान हो गया भाई,
R2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास करंट है हमारे पास कितना 0.5 एम्पेयर, और वोल्टेज अभी हमने निकाली है, वोल्टेज हमने कितनी निकाली है 6 वोल्ट। तो भाई ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो हमने क्या निकालना R, तो ये आ गया V अपॉन आई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पर V की वैल्यू है 6 और जो हमारे पास करंट है उसकी वैल्यू 0.5। इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 60/5, तो काट के आंसर आ जाएगा 12। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास कितनी आ गई 12 ओम। तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो ये रब हो गया है। चलिए हम लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू थी 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू थी मेरे पास 12 ओम। आगे आ गया वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। अब R1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। आप डायग्राम को एक चीज समझिएगा, यहाँ पर करंट जा रहा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 2, तो इसकी मैं वोल्टेज निकालो तो ये कितनी हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का 4, यहाँ पर 4 वोल्ट आ गई। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको पता है कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सर्किट ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है बैटरी B और इसकी वैल्यू है मान लीजिए 50, ठीक है। तो अगर यहाँ की वैल्यू 50 है तो पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज मेंटेन रहेगी 50। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 20 है, यहाँ पर मेरे पास 20 है, तो मैं बोलूँ भाई एक्स बताओ कितना है। तो आप क्या करोगे, देखोगे भाई 50 है तो यहाँ पर टोटल मिला के भी 50 होनी चाहिए, तो 20 + 20 = 40, तो यहाँ पर 40 + x, तो वो x कितना होगा हमारे पास 10 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप बोल दोगे भाई ये x है ये 10 है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमारे पास होगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट है। ओके ओके ओके, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 4 वोल्ट, ठीक है, ये 4 वोल्ट आ गया। ये कितना है, यहाँ पर कितना था 6 वोल्ट, और यहाँ पर भी 6 वोल्ट था, तो ये तो पैरेलल है, तो इनकी वैल्यू इक्वल ही है, तो ये पूरा ही 6 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 6 वोल्ट, ये आ गया 4 वोल्ट, तो 6 + 4 तो कितना होता है भाई 10, लेकिन टोटल कितना 12, तो कितना जोड़ेंगे 10 बनेगा 2, तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज कितनी आएगी 2 वोल्ट। ये हमें समझ आ गया कि इधर की वोल्टेज है 2। करंट है हमारे पास 2, V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, मैंने क्या निकालना R, तो वो आ गया V अपॉन आई। तो हमारे पास वैल्यू अगर पुट करेंगे 2/2, तो काट के आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 ओम, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 12 ओम, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की 6 वोल्ट। भाई देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज आपको समझने जरूरी है कि जो हमारे पास करंट है वो कुछ इस फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो जब इसको रास्ता मिल जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, पैरेलल में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर फिर हमें एक डायग्राम दिखाया गया, और डायग्राम को क्या बोलते हैं पंजाबी में पता है, नमूना दिखाया गया। तो नमूना यहाँ पर हमें दिखाया गया, और नमूने में क्या दिया उन्होंने कि मेरे पास एक सर्किट है और ये आपके पास है बल्ब, तो इसको हम बल्ब लिख सकते हैं ना, ये प्यारे प्यारे बल्ब आ गए, तो बहुत सही। उन्होंने बोला फिगर में आपको दिख रहा है कि ए और बी 2 बल्ब्स हैं, लैंप्स हैं, वही लैंप्स बल्ब हो गए है ना। तो लैंप ए हमारे पास उसके बीच में 12 वोल्ट, तो भाई 12 वोल्ट इसके पास है, और पावर है इसकी 24 वॉट, ठीक है भाई। इतना खा रहा है ये चमकने के लिए खाना भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खा रहा है, तो लैंप बी इज रेटेड है 6 वोल्ट, भाई इसके पास है 6 वोल्ट, बहुत सही है। व्हेन लैंप बी ऑपरेट, जब ये चमकेगा एट इट्स रेट, आपको पता है बल्ब को क्या बोलते हैं पंजाबी में, लाटू। तो लाटू जब ये जगेगा, जो सिंपली बोले बल्ब ये ग्लो करेगा, तो जो हमारे पास करंट है इसके बीच में चलेगा 3 एम्पियर का। ओके, 3 एम्पियर के करंट के कारण ये ग्लो होना शुरू हो गया, भाई सही है। द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आर चूज सो दैट बोथ लैंप्स ऑपरेट एट द रेटेड वोल्टेज। तो कैलकुलेट द करंट इन लैंप ए, लैंप ए में करंट निकालो, तो भाई हमारे पास जो है एलिमेंट्स उसी का यूज करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला लगेगा विच इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। तो हमने क्या निकालना है करंट, तो ये आ गया पावर अपॉन वोल्टेज। पावर है हमारे पास प्यारी सी 24, वोल्टेज है 12, काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा करंट का वो आ जाएगा 2 एम्पियर। मूविंग टू नेक्स्ट, स्टेट एंड गिव द रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आएगी भाई, ठीक है सर समझते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 12 वोल्ट, यहाँ पर है 6 वोल्ट। तो आपको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस वोल्टेज सेम होती है, तो यहाँ पर 12 बढ़ने के लिए कितनी हो चाहिए 6, तो यहाँ पर आ गया 6। अच्छा, ये इसके पैरेलल है तो 12, ये इसके पैरेलल है तो ये भी कितना आ गया 12। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई 12। करंट कितना आ गया जो अभी हमने निकाला है 2 एम्पियर। तो ये हमने सोल्व कर लिया। आगे आ गया भाई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। R2 की रेजिस्टेंस निकालिए। तो R2 की अगर रेजिस्टेंस हमने निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि R2 के पास क्या है। भाई करंट में है उसके पास 3 एम्पियर का उसके पास करंट है, बहुत सही है। वोल्टेज उसके पास 6, तो ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, R निकालना है, तो R आ गया V अपॉन I मतलब 6/3, तो ये आ गया 2।
तो वोल्टेज आ गई हमारे पास, रेजिस्टेंस आ गई यहाँ पर मेरे पास 2 ओहम, 2 ओहम रेजिस्टेंस, ठीक है। और यूनिट्स याद रखिएगा, इसकी लिखते जाइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, भाई वो मेरे पास R1 है, उसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए थोड़ा हमें झंझट करना पड़ेगा इसके साथ। भाई यहाँ पर एक चीज देखिए, ये 6 वोल्ट है, यहाँ पर R1 है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकालनी है, कितनी होगी। उसके लिए आपको जो समझना जरूरी है वो क्या जरूरी है कि यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर ये कितना है 15 वोल्ट, यहाँ पर है 12, तो बचा कितना 3, तो यहाँ पर कितना वोल्ट आ गया 3 वोल्ट, ठीक है, बहुत सही है। उसके बाद यहाँ पर जो करंट था वो कितने एम्पेयर का था, यहाँ पर 3 एम्पेयर का था, यहाँ पर हमने निकालना था कितना 2 एम्पेयर का, तो ये 3 और 2 यहाँ पर मिलेगा तो कितना बन जाएगा 5 एम्पेयर, बहुत सही है। तो इस रेजिस्टेंस के अराउंड 3 वोल्ट है, क्यों, क्योंकि टोटल था 15, मिला हमें 12, तो इसको कितना खाने को मिल रहा है 3, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, इसमें बचा जो 3, और यहाँ पर करंट था 3, यहाँ पर था 2, मिलकर 3 + 2 कितना आ गया 5, तो इसके अराउंड वोल्टेज है 3 वोल्ट और करंट है 5 एम्पेयर। तो इसी को ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे फिर अगेन क्या लगेगा, ओम्स लॉ, ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास लगेगा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या बोलता है, V = I × R। अगेन तो मैंने क्या निकालना है यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो R आ गया वोल्टेज अपॉन I, तो वोल्टेज की वैल्यू जो मेरे पास वो कितनी है, यहाँ पर वोल्टेज हमने कितना देखा था, कितनी बची थी, वहाँ पे 15, वहाँ 12 और वहाँ पे 3, यहाँ पर आ गया 3, करंट था 5, तो ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 0.6 ओहम, तो इतनी रेजिस्टेंस होगी इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 0.6 ओहम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है सेक्शन ई का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये अगेन आपके लिए। और क्वेश्चन देख के तो मुझे पता है आपके पसीने छूट रहे हैं, वह पसीने छूटने की जरूरत है नहीं क्योंकि काफी सिंपल है, हम क्वेश्चन के पसीने छुटा देंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है। उसके पहले एक टेलीस्कोप के बारे में समझ लो। टेलीस्कोप क्या आता है, उसमें से लाइट रेज आती है, यहाँ पर फोकल पॉइंट में मिलती है, फिर वो डाइवर्स होती है, पैरेलल हो जाती है और इन्फिनिटी में मिलती है और काफी बड़ी इमेज बनती है। तो ये कुछ शक्ल है हमारे पास किसकी, टेलीस्कोप की, जिसमें हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर किया उन्होंने। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास पैरेलली रेज आई हैं, यहाँ पर वो डायरेक्टली इंसिडेंट किए यहाँ पर इस कर्व सरफेस के ऊपर, और ये कर्व सरफेस कुछ ऐसा है केव की तरह। तो ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसको मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पर, ये कनकर्व ना लिख के इसको लिख लेता हूँ, ये कनकेव मिरर है। फिर यहाँ से उसने उनको कन्वर्स किया है और यहाँ पर फेंका है। तो यहाँ पर जहां पर कन्वर्स होता है, देखिए इन्फिनिटी से रेज आई, इस पॉइंट के ऊपर जाकर टकरा के कन्वर्स हुई, तो आपको पता है कन्वर्स कहां पे होती है, फोकस के ऊपर, तो ये फोकल पॉइंट है। ये इन्फिनिटी, ये कनकेव मिरर, उसने फोकस किया तो ये आ गया फोकल पॉइंट, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। फिर यहां से वो गई, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, इन्फिनिटी से आती है तो वो मिलती है फोकस से, तो फोकस से निकलती है तो किधर जाती है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्फिनिटी से आई है तो यहाँ पर मिली फोकल से, फिर फोकल से निकली तो यहाँ पर कहाँ पर जा रही है, इन्फिनिटी पे। बस ये चीज समझने की जरूरत है। और यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पर इमेज बनी है वो क्या बनी है, थोड़ी छोटी बनी है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनी है। और आपको पता है हमेशा फोकल पे इन्वर्टर बनती है, तो आई आ गया, और एक्चुअल मिड से बनी तो रियल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड बनी है, इन्वर्टर बनी है, रियल। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे काफी ज्यादा क्या बढ़ रही है, बिग बन रही है, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगी, इनलार्ज्ड, क्या आएगी, इनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। उन्होंने बोला है जो अब इमेज है वो हमें शो कर रही है कि एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिवोल्यूशनाइज्ड आवर वेज ऑफ लुकिंग इनटू द स्काई, इसने हमारी हेल्प की स्काई में देखने की, उनकी चीजों को देखने की। दे एम्प्लॉय मिरर टू गैदर एंड फोकस लाइट, ये हमारे पास क्या करती है कि जो मिरर्स है उनको टुगेदर आपस में गैदर करके फिर लाइट को फोकस करती है, रेदर रिलाइंग सोलरली ऑन लेंसेज एज देयर रिफ्रैक्टिंग काउंटरपार्ट्स। तो यहां पर हमारे पास लेंसेज की बजाय वो मिरर का यूज करती है। तो ये जो टेलीस्कोप है ये यूटिलाइज करते हैं प्रिसाइजली शेप को, ये यहां पर लिखा हुआ उन्होंने। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो बताओ, व्हाट काइंड ऑफ द इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट द आईपीस। यहां पर अगर आप अपनी आंख रखोगे तो आपको कैसी इमेज दिखेगी भाई, कैसी बड़ी इमेज दिखेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, एंड लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे में उन्होंने क्या बोला, व्हाट काइंड ऑफ द मिरर इज यूज्ड इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कैसा मिरर है भाई, ना तो ये कनकेव है। एक मिनट, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कौन सा मिरर यूज किया भाई, आपको दिख रहा है कनकेव मिरर यूज किया, तो इसका आगे कनकेव मिरर। अटेम्प्ट अदर सब पार्ट सी और डी। अब देखिए यहाँ पर ना 3 पार्ट अपने ए और बी तो देने देना है, बट यहाँ पर भी आपको ये दिखेगा, इसका मतलब है जहाँ तो सी कर लो जहाँ कर लो डी। तो हमारे पास हम दोनों करते हैं। एक्सप्लेन विद द रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द आईपीस, कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है, तो यहाँ पर कौन सा आईपीस में कैसा, इसको उल्टा दो तो क्या बनेगा, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेन मिरर इन द टेलीस्कोप, क्या रोल था भाई,
यहां पर लाइट आई, यहां पर उसने फोकस किया और रिफ्लेक्ट करके उसने इधर भेज दिया। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करके फोकल पॉइंट से कन्वेक्स मिरर तक, कन्वेक्स लेंस तक भेजना, वो उसका काम था। तो ये था हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका 2025 का। जल्द मैराथन आ रही है और ऐसे ही सैंपल पेपर क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व करवाते रहेंगे। और याद रखिएगा पिछले 5 से 8 सालों में सबसे इजी सैंपल पेपर है ये, तो इसका मतलब आपका एग्जाम भी इजी होगा। लेकिन आपने हल्के में नहीं लेना क्योंकि कंपटीशन उतना ही ज्यादा है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, समझना है और कंपटीशन रखना है अपने आप से। जल्दी हमारी मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है, पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, वन शॉट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑन द वे है। अगर आपने अभी तक ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। और साथ ही यहां पर प्यारा सा हमारे पास एक आपको आइकन दिख रहा है हमारे टेलीग्राम हैंडल का, भाई स्कैन कर लो और पहुंच जाओ ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी के टेलीग्राम हैंडल पे। सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ के जाओ अपने सर के लिए। क्या समझ आया ये बताइए, क्या और चाहते हैं हमसे ये बताइए। फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करें, क्या आपकी डिमांड्स है, ये सारा कुछ हमें बताएं ताकि हम और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। और एक नई और वीडियो के साथ हम आपसे जरूर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।